हेलो बच्चों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, हम इस कंप्लीट चैप्टर की स्टडी करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो भी ये मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये रिएक्टेंट होता है ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड होता है। आप ये एग्जांपल देखिए, ए एंड बी, ये क्या है, दो मॉलिक्यूल, इन्होंने इंटरेक्ट किया और एक प्रोडक्ट बनाया सी एंड डी। ठीक है, तो ए एंड बी क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और सी एंड डी प्रोडक्ट है। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे आपने चावल लिए और पानी लिया और इन दोनों को मिक्स करके आपने खिचड़ी बना दी। तो चावल और पानी क्या हुआ, रिएक्टेंट, और खिचड़ी क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन समझ में आई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हम केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम सिंबल और फॉर्मूले के फॉर्म में जो लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे होंगे Zn+H2SO4। तो यहाँ पे Zn क्या है, एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों ने रिएक्ट किया और एक नया प्रोडक्ट बनाए ZnSO4 और H2SO4। तो हम जैसे जिंक को Zn की फॉर्म में लिख रहे हैं और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और कभी भी हम जो भी केमिकल इक्वेशन होगी उनको बैलेंस फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका केमिकल रिएक्शन जब होती उसके टाइम में क्या होता है। बच्चों, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। एक तो जो भी एटम है वो रिएक्ट करेंगे और वो रीअरेंजमेंट होंगे। ठीक है, दूसरा होगा जो भी ओल्ड बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और क्या होगा, नए केमिकल बॉन्ड बनेगा। और तीसरा जो भी होता है बच्चों, मेन पॉइंट है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पे या तो एनर्जी रिलीज होगी और या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों, चेंज, अब केमिकल इक्वेशन में दो टाइप के चेंज आते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होगा केमिकल चेंज। बच्चों, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका एक सबसे सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप पानी से आपने वेपर बना तो दोनों की क्या है, कंडीशन सेम है। और केमिकल चेंज क्या होगा, जिसमें जो न्यू प्रोडक्ट है और जो पुराना प्रोडक्ट है दोनों की प्रॉपर्टी में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। देखो बच्चों, जैसे हम दूध से दही बना देते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, वो हो गया केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज, मान लो पानी से आपने बर्फ़ बना दिया तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो वो हो गया फिजिकल चेंज, जिनको आप एक में से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर से दूसरे में से दूसरे में। देखो जैसे हम पानी से हमने बर्फ़ बनाया और बर्फ़ से हम फिर से पानी बना सकते हैं, तो वो हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन जब भी आप दूध से दही बनाते हो, दही से घी बनाते हो, तो इनको आप इनिशियल कंडीशन में नहीं ला सकते, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये दो टाइप हमें पता होने चाहिए कि जब भी चेंज होता है तो वो किस टाइप के चेंज होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, यहाँ पे बहुत टाइप के आपको अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। तो सबसे फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जांपल में ए और बी दो रिएक्टेंट है जिन्होंने कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बना है ए। ठीक है, कंबाइन रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल आप लिखोगे जो प्रॉपर होगा, H2+Cl2, ये बनाएगा HCl। सही है, यहाँ पे H2 क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों ने आपस में मिक्स हुए और क्या बनाया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एलिमेंट और एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना सकते हैं, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं, दो कंपाउंड मिलके भी एक सिंगल कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिकम्पोजिस रिएक्शन।
बच्चों इसमें क्या होता है, जब एक सिंगल कंपाउंड दो अलग अलग प्रोडक्टों में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। डिकम्पोजिशन मतलब दो चीज़ों में टूटना, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए आप, CaCO3। तो अब इसको हमने हीट किया तो ये किस में चेंज हो गया, एक CaO और दूसरा CO2 में, ठीक है। अब बच्चों ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, जब हम हीट का यूज करके किसी एक प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। देखो फिर से, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, एक किसी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, किसके द्वारा, हीट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट अप किया तो ये किस किस में टूट गया, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों पहले वाले में हमने किसका यूज किया, हीट का। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल है NaCl। तो हमने इसको जब इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये किस में टूट गया, Na और Cl में, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस देखिए, वहाँ पे हमने हीट का यूज किया और यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब इसके बाद लास्ट वाले है फोटो डिकम्पोजिशन। दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी भी एक प्रोडक्ट को लाइट के थ्रू डिकम्पोज करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिए आप, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने लाइट दी तो ये दो चीज़ों में टूट गया, किस किस में, एक हो गया सिल्वर, दूसरा ब्रोमाइड, ठीक है। इसका आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये सिल्वर ब्रोमाइड था, यहाँ पे हमने सनलाइट में रखा तो ये दो चीज़ों में ब्रेक हो गया, ठीक है बच्चों। डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मीनिंग है ब्रेक करना। इसको आप 3 तरीके से कर सकते हो, लाइट के थ्रू, हीट के थ्रू और इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू। जहाँ पे आप, अगर आप यहाँ पे हीट का यूज़ करते हैं तो इसको आप बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जब आप किसका यूज़ करोगे, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करोगे तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिकम्पोजिशन बोलोगे। और आप अगर सनलाइट का यूज़ करते हो तो इसको आपको क्या बोलोगे, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। बच्चों अब बात करेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, जो थर्ड टाइप का है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब दो, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक कंपाउंड को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ठीक है बच्चों। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे एक एलिमेंट ए है और एक कंपाउंड बी और सी है। तो जो ये एलिमेंट है ए, वो क्या करेगा, बी और सी में से एक को डिस्प्लेसमेंट करके इसके साथ खुद रिएक्ट कर देगा। तो इसने ए सी बना दिया और बी को अलग डिकम्पोज कर दिया। आप इसको ऐसे समझिए, ये है ए और ये बी और सी, तो बी और सी क्या है, कपल है, और ये ए क्या है, सिंगल बंदा है। तो इसने क्या कर दिया है, इसने जो सिंगल बंदा था इसने बी और सी का ब्रेकअप करा दिया, और ए ने खुद सी के साथ अपनी सेटिंग बैठा दी और बी को सिंगल छोड़ दिया। आई बात समझ में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका आप एग्जांपल लिखोगे Zn प्लस HCl। तो Zn ने क्या कर दिया, Zn ने सी एच को डिस्प्लेस करके Cl के साथ खुद सेटिंग बैठा दी। दूसरा आपके इसमें Fe प्लस CuSO4। तो Fe ने क्या किया, C को डिस्प्लेस कर दिया और SO4 के साथ अपना घर बसा दिया, ठीक है बच्चों। ऐसे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा ना, हाँ ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, जब यहाँ पे दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे ए डी है और सी डी है, तो ए डी का पहले अपना परिवार था और सी डी का अपना परिवार था। तो ए ने किसके साथ, बी को छोड़ा और सी के साथ अपना, डी के साथ अपना परिवार बैठा दिया, और बी ने क्या क्या किया, ए को छोड़ा और सी के साथ अपना परिवार बैठा दिया। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, केवल एक को हटा के उसके साथ अपना घर बैठा दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों, जो भी दोनों कंपाउंड हैं वो दोनों को एक दूसरे को डिस्प्लेस करके अपना अपना चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों।
बच्चों इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों इसमें क्या होता है, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो इसमें से एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है और एक सॉल्युबल कंपाउंड बनता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, जैसे ये PbNO3 और H2 और Kl, इन्होंने रिएक्ट किया तो एक इनसॉल्युबल बनेगा, तो उस इनसॉल्युबल को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर से इम्पोर्टेंट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब भी हम कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके साथ साथ हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इसका हमको एग्जांपल याद रखना है बच्चों, जैसे CaO प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा, CaHO का होल ट्वाइस और हीट। आपने देखा होगा जो भी ये चूना होता है, घरों में पुताई होती है, तो उसमें जब आप पानी डालोगे तो वो बुलबुले निकलते हैं, काफ़ी हीट अप हो जाता है पानी, तो वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में क्या था, हीट प्रोड्यूस हो रही है, एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एंड का मतलब खत्म होना एक सबसे, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगी उसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखिए, CaCO3, तो यहाँ पे हमने हीट दिया तो ये किस में टूट गया, CaO और CO उल्टा। सही है, दोनों में से आपको जो भी रिएक्शन ईजी लगे वो आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और आपको जो भी डेफिनेशन ज़्यादा आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी इसी की उल्टी आती है, रिडक्शन। रिडक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एक बच्चों, एक होती है ऑक्सीडेशन, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस, और रिडक्स में क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इनके ये एग्जांपल याद होने बहुत जरूरी हैं। बच्चों इसके बाद ये आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, इनमें क्या क्या है। बच्चों इसके बाद एक टॉपिक और आता है इस चैप्टर का, इसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन सिंपली क्या होता है, जब भी कोई मेटल है उसको हम इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके उस पर एक लेयर बना देता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो भी मेटल है वो धीरे धीरे रस्ट के कारण मतलब ख़राब होने बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने कोरोजन के टाइप हैं, एक होता है ड्राई, एक होता है वेट। ठीक है, और इसको हम कैसे प्रिवेंट करें, तो हम जनरली जो भी हमारे लोहे के जो भी पार्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट में ओपन होते हैं, उनको हम 2-3 तरीके से यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम कोटिंग कर देते हैं, या जनरली हमारे घरों में पेंट होता है, तो पेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि उस पे क्या हो, जंक ना लगे। कोरोजन मतलब जो जंक लगना होता है उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब जंक लगने से क्या होता है, जो भी मेटल है वो धीरे धीरे खराब होने बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जो भी खाना होता है उसको हम लंबे टाइम तक रखेंगे तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें इस खराबी से बचने के लिए हम एक इसमें मतलब जो भी केमिकल यूज करते हैं, कुछ केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, तो रेंसिडिटी क्या हो गया, जब भी हम खाने को लंबे टाइम तक रखते हैं तो उसका वो मतलब एक सबसे रिएक्ट करके अब उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर से ये दो थ्योरी के क्वेश्चन में से आ जाएंगे कि भाई कोरोजन क्या होता है या रेंसिडिटी क्या होता है, तो ये सिंपल कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। कोरोजन क्या हो गया, जंग लगना सिंपली। ठीक है, जिससे क्या होता है, मेटल खराब हो जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, जब आप कोई भी मतलब फूड को इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसका रीज़न ही ये है ताकि वो लंबे टाइम तक रहे और वो खराब ना हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने ज़रूर ज़रूर लगाना है। फर्स्ट है कि देखो, मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं एयर में बर्न होने से पहले, तो इसका एग्जांपल है, क्योंकि देखो अगर जो भी मैग्नीशियम रिबन होगा उसको हम एनवायरनमेंट में खुला छोड़ेंगे
तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ जो भी डस्ट वस्ट लगी होगी तो उस जब हम उसको जलाएंगे तो वो डस्ट भी चलेगी, इसीलिए हम उसको साफ करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करने हैं। देखिए बच्चों, एक ये केमिकल रिएक्शन की ज़्यादातर ये क्वेश्चन है, तो ये आपको ये सब सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए। और ये शॉर्ट में हम आपके लिए शॉर्ट में लाए हैं इस चैप्टर को, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सब यहाँ पे लिखे हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, केमिकल बैलेंस क्या होता है, और आप यहाँ देखिए कि हम मतलब जो भी है आयरन इन पर पेंट क्यों करते हैं, उसका रीज़न है कोरोजन से बचाने के लिए। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, फूड आइटम ख़राब क्यों हो जाता है, ये नाइट्रोजन का हम क्यों डालते हैं, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर से क्वेश्चन बनेंगे। रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।